नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है और देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगभग 50,000 को छूने वाला है। अभी तक टीम स्पिरिट और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों का सब्र अब लगता है कि जवाब देने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद सारे मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में केंद्र की सरकार से कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें विशेष पैकेज देना चाहिए। और केवल विशेष पैकेज ही नहीं, केंद्र से कांग्रेस ने दो टूक पूछा है कि आप 16 मई के बाद का अपना प्लान तो बताइए, आगे क्या करने वाले। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जोन वाइज रियायतें तो दी गई हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि रियायतें कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। एक तरफ मजदूरों के घर भेजने के लिए गाड़ियां चला दी गई हैं और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों को खोलने और काम चालू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। बिना मजदूरों के फैक्ट्रियों में उत्पादन कैसे होगा? मजदूरों की घर वापसी के किराए को लेकर झगड़ा चल ही रहा है और इस सब के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारियां भी चालू हैं। पहले शराब की दुकानें खोलने पर हंगामा हुआ, अब शराब के साथ साथ कई राज्यों के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देने पर हंगामा है। केंद्र ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके बाद भारत दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश बन गया। इसलिए सरकार से यह पूछना भी जरूरी हो जाता है कि जब दुनिया भर के देश अपने लोगों को राहत देने की योजनाएं बना रहे हैं, भारत में टैक्स वसूली बढ़ाकर लोगों को कौन सी राहत दी जा रही है? आज का दंगल इसी पर। एक और कोरोना का हाहाकार 50,000 के आंकड़े को छूने वाला है, तो दूसरी ओर सरकार पर कांग्रेस के हमले तेज होने लगे हैं। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस कमेटी के सलाहकार समूह की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में सोनिया ने लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठा दिया। 17 मई के बाद क्या और 17 मई के बाद कैसे? भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही। ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। वर्चुअल बैठक में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के जोन बनाने में खामियों की दलील दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जोन तय कर रहे हैं, जबकि उन्हें जमीनी सच्चाई नहीं मालूम। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि जोन बनाने में राज्यों से क्यों नहीं पूछा गया। आर्थिक पैकेज पर भी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के तेवर कड़े थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा तो राज्य और देश कैसे चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य मुश्किल आर्थिक स्थिति को झेल रहे हैं, उन्हें तुरंत मदद चाहिए। इस बीच पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने पर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ये कहकर सरकार को घेरा है, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है। भारत भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके अंदर भी सियासत कर रही है। कांग्रेस से अनुरोध है कि कम से कम सियासत कोरोना के मुद्दे पर न करे, क्योंकि 135 करोड़ हिंदुस्तानी को कोरोना से बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर लड़ी जा रही है। लॉकडाउन पर कांग्रेस और सरकार के बीच तलवार खिंच गई है तो बंगाल के हालात को लेकर भी केंद्र और ममता सरकार की ठनी है। केंद्र कह रहा है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन ठीक से नहीं मानी जा रही, तो बंगाल केंद्र के इरादे और आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता। कोरोना से लड़ाई शुरू हुई थी तब टीम इंडिया की बात हुई थी, लेकिन बीच रास्ते महामारी पर राजनीति की बीमारी भारी पड़ रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वकील हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं, डॉक्टर हैं। तौसीफ खान हमारे साथ हैं,
वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वकील हैं। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। और हमारे साथ गौरव वल्लभ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब से कुछ मिनट के बाद हमारे साथ होंगे नलिन कोहली। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलने वाला देश आज भारत बन गया। 69% टैक्स भारत पेट्रोल और डीजल पर ले रहा है। सर, सारी दुनिया के मुल्क तो अपने लोगों को राहतें दे रहे हैं, आप लोग जेबी काटने पर तुले हुए हैं। मैं इसे इस रूप से नहीं देखता रोहित जी। हो सकता है आपकी जानकारी सही होगी, क्योंकि मैंने इस आंकड़े को चेक नहीं किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकता है टैक्स भारत में हो, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं। जो गिरावट आया है उसी स्तर पे जो पहले रेट था उसी पे चल रहा है। और इसका बड़ा स्वाभाविक और सिंपल सरल एक इकोनॉमिक फॉर्मूला है कि इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इस वक्त नहीं आ रही है, जिसके लिए स्टेट्स भी कह रहे हैं कि हमारे को पैसे नहीं मिल रहे, तो जीएसटी कलेक्शन नहीं है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है। दूसरा है कि डायरेक्ट टैक्स घटेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी है। तो एक इस पे जो टैक्स है, जो कंसिस्टेंटली रखा जा रहा है कि सेम रेट पे प्राइस रहे, जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, कम से कम केंद्र की तरफ से सेम रेट है, तो उसके आधार पे कुछ तो रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू किसके लिए चाहिए, ये किसी सूटकेस में नहीं जाने वाला। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करती है, लूटी जा रही है, सूटकेस में जा रहे हैं। ये सब बकवास है, इन शब्दों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये पैसे भारत के खजाने में ही जाता है, भारत के खजाने से राज्यों तक ही जाता है। और जो भी पैसे किसी भी अकाउंट में जा रहे हैं, लगभग 40 करोड़ लोगों के अकाउंट्स में जो पैसे गए वो टैक्स बस जो कलेक्ट होता है उसी से जाता है। तो इसमें थोड़ी ना कोई निजी घर में आप, मैं या कोई सरकार में लेकर जा रहा है। तो ये टैक्स का अमाउंट भारतीयों के लिए ही है और भारतीयों के पास ही वापस जाने वाला है। कोहली साहब, मैंने तो कोई सूटकेस के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक मैदान में आए हैं आपके सामने जो इन्होंने ऐसी भाषा बोली नहीं किया, कांग्रेस ने किया। मैं तो केवल ये कह रहा हूं सर कि ऐसी स्थिति में जब सारे देश के लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कि काम धंधा ठप है, रोजगार है नहीं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए। उद्योगपति खुद कह रहे हैं, अर्थशास्त्री खुद कह रहे हैं कि आदमी के हाथ में पैसा दो तभी तो वो कुछ खरीदेगा, तब तो आपका बाजार खुलेगा। आप उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम हमें और दे दो। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता है लेकिन हम दाम नहीं बढ़ाकर भी टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा रोहित जी। आपने वैसे पहली मैं कह दूं, आपने सूटकेस नहीं कहा, ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। मैं सिर्फ आपके रिपोर्ट में जो शब्द का प्रयोग किया गया था सोनिया गांधी जी के ऑडियो के ऊपर में, उस शब्द के को लेकर सूटकेस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा था। हमने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा। दूसरा, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही आपने फरमाया। 3 फेजेस में इसके संकेत हुए थे। पहले में गरीबों की चिंता, जो मैंने आपसे कहा 40 करोड़ लोगों के अकाउंट में जा रहा है, गया है, जा रहा है, जाएगा। तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया जो आरबीआई के अलग अलग अनाउंसमेंट्स आए। तीसरे एक इकोनॉमिक पैकेज की बार बार बात आती है। ये सूचनाएं मिली हैं कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं सब मिल रहे हैं और इसका क्या रूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अपनी जगह है। और रोहित जी, इस बात को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया की और भारत की भी बुरी तरह से इस महामारी में हिट हुई है और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और सरकार को जो उसका दायित्व निभाना है सरकार जरूर निभाएगी। क्या करेंगे 17 मई के बाद? कांग्रेस पूछ रही है कि प्लान क्या है? रोहित जी, मैं तो कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरह एक अपने आप को जोशी नहीं मानता। यदि इतने दूरगामी इनकी और इतनी दूरदृष्टि है उन कांग्रेस नेताओं के, तो पहले वो तय कर ले कि महाराष्ट्र में 17 मई के बाद क्या होगा, राजस्थान में 17 मई के बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, अन्य राज्यों में भी अगर वो बातचीत करके तय करना चाहते हैं, क्योंकि ये महामारी की स्थिति है। ये स्थिति किसी की पैदा की हुई स्थिति नहीं है। आज तेलंगाना, मैंने पढ़ा मीडिया में, तेलंगाना ने तो 29 तक लॉकडाउन कर लिया है बिना किसी से पूछे हुए। इसीलिए जो स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, जो देश के हित में होगा, भारतीयों के हित में होगा, उसी को लेके जो निर्णय है, उचित निर्णय वही लिया जाएगा। कोहली जी, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, सरकारें प्लान बनाती हैं, योजना बनाती हैं और उस योजना के इंप्लीमेंटेशन का रास्ता बनाती हैं और वो बताती हैं। सर,
तो इसको भविष्यवाणी से तौलना ठीक नहीं है, पहली चीज जी। और क्योंकि आप सरकार हैं, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार चला रही है, तो हमें लगता है अगर आपने 3 बार का लॉकडाउन किया वो प्लान करके किया होगा, और आपने अगर 3 बार लॉकडाउन किया तो उसके आगे का भी कोई प्लान आपने बनाया होगा, या केवल ऐसे ही अंधेरे में चला जा रहा है जी, और कुछ नहीं हो रहा तो चलो लॉकडाउन कर देते हैं। रोहित जी नहीं, बिल्कुल नहीं रोहित जी, बिल्कुल फेयर क्वेश्चन है। नहीं भाई रोहित जी, अच्छा प्रश्न भी है, फेयर भी है, और ये इसकी जानकारी जानने के लिए लोगों इच्छुक भी होंगे। इस पे सरकार में और ये भी मीडिया में आया है, मुझे जहां तक याद है शायद नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, जो हम लोगों ने मीडिया में भी डिबेट्स में डिस्कस किया, कि इसको अगर आप देखेंगे देयर इज क्लियरली अ प्लान, एक बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस दिशा में जा रहे हैं। पूर्ण लॉकडाउन 1, 2, अब क्या है लॉकडाउन 3 के अंदर में डिवीजन ऑफ जोन्स, ग्रीन, ऑरेंज, रेड के अंदर में भी कंटेनमेंट जोन्स बिल्कुल जो क्लोज है, रेड में कुछ एक्टिविटीज, ऑरेंज में उनसे ज्यादा और ग्रीन में उससे भी ज्यादा। और उसमें क्या है बेसिक पॉइंट है कि जैसे ग्रीन में बढ़ते हैं और एक्टिविटीज होंगी तो रेड ऑरेंज में जाएगा। हर हफ्ते इसका एक मैकेनिज्म है, एक कैलकुलेशन है, जिसके आधार पे जोन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेड रहेगा, ऑरेंज हो जाएगा या ऑरेंज से रेड हो जाएगा, वो उस मैकेनिज्म और इस फॉर्मूले के आधार पे चेंज होगा। तो ये क्या हो रहा है, प्लान्ड वे में धीरे धीरे मूवमेंट टू नॉर्मलसी। आप मुझे बताइए रोहित जी, आपके चैनल पे भी शायद ये डिबेट हुआ होगा, एक दिन कई राज्यों ने शराब के ठेके खोले और तुरंत जो है सोशल डिस्टेंसिंग इस सब को लेके जो वहां भीड़ उमड़ी थी, उस पर भी डिबेट्स हुए कि लॉकडाउन के जो फायदे हैं तुरंत चले जाएंगे। क्या ऐसे हमें करना है? इसीलिए एक फेज मैनर में हो रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय क्या किसी को करना है, गाइडलाइंस केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि उस गाइडलाइंस के तहत वो अपने आप को कैसे करना चाहिए। दिक्कत यहां आती है जब राज्यों से पूछा जाए कि ठेके क्यों खोल दिए तो वो कहते हैं केंद्र सरकार ने कहा था हमने खोल दिए, और केंद्र से पूछा जाए कि क्यों खोल दिए तो केंद्र कहता है कि साहब राज्य दबाव बना रहे थे इसलिए हमें खोलने पड़े। और उस सबके बीच में वो आदमी जो 40-42 दिन से बीवी बच्चों के साथ घर में ताले में बंद बैठा है, उसको लगता है कि मुझे ये बताया जा रहा था बाहर निकलोगे तो कोरोना फैल जाएगा, इन लोगों के बाहर निकलने से कोरोना नहीं फैल रहा है क्या। बहरहाल गौरव वल्लभ हमारे साथ आ गए, अजय आलोक हमारे साथ आ गए, तौसीफ खान आ गए और आलोक मेहता आ गए, सब कनेक्टेड है। अब जरा बाकी लोगों से भी एक एक कमेंट ले लेते हैं। गौरव वल्लभ, पहले दिन से लगातार सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक सुर में बोल रहे थे, बड़ी तारीफ हो रही थी, सब कह रहे थे हम टीम है, कोरोना महामारी है, टीम की तरह लड़ेंगे। सर अभी तो लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, टीम स्पिरिट हवा हो गई क्या? रोहित जी मैं सवाल सुन नहीं पाया सर, मैं ये कह रहा हूं प्रॉब्लम है। अब सुन पा रहे हैं? मैं अगर आराम से बोलूं आप सुनाई दे रहा है? आप सुन रहा हूं। हाँ, तो गौरव जी सवाल ये है कि लॉकडाउन तो अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा चरण तो अभी शुरू ही हुआ, तीसरा दिन है, वो टीम स्पिरिट हवा हो गई क्या? आज कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री एक साथ एक टीम अलग बना के खड़े हो गए। रोहित जी, राज्य अगर बोलते हैं कि हमारा जीएसटी का बकाया दे तो ये टीम स्पिरिट की कहां कमी है, वो अपना हक मान रहे हैं। राज्य अगर कह रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक साधन नहीं है, हमको साधन मुहैया कराओ, हमको पैसा दो, एडिशनल रिसोर्सेज दो, इसमें टीम स्पिरिट की कहां कमी आ गई? देखिए रोहित जी, लड़ाई भले कोई भी प्रदेश हो, भले ही वो बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लड़ाई लड़नी है राज्य सरकारों को। अगर मान लो रांची में कोई बीमार हो जाए या जयपुर में हो जाए या अहमदाबाद में हो जाए, तो वहां के अस्पताल, वहां के डॉक्टर, वहां के प्रशासन उसकी मदद के लिए आएंगे कि यहाँ केंद्र सरकार वहां की मदद के लिए आएगी? तो राज्यों को आपको ताकत देनी पड़ेगी। हमारी राज्य सरकारें क्या बोल रही है? हमने ये बोला कि भाई 10,000 करोड़ राजस्थान मांग रहा है अपना जीएसटी का ड्यू, कोई उधार नहीं, उसने उसका खुद का बकाया वो मांग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं रिलीज कर रहे? इस आपदा के समय तो आपको अपने खजाने के दरवाजे खोल देने चाहिए थे राज्यों के लिए, और ना केवल कांग्रेस शासित, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को भी दो, क्योंकि लड़ाई राज्य लड़ रहे हैं, लड़ाई यहां बैठ के केंद्र सरकार नहीं लड़ रही है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो मैं सुन रहा था कि राज्यों का दबाव बन रहा था, इसलिए हमने दारू के ठेके खोल दिए। पता नहीं, राज्य बेचारे, हर राज्य, बीजेपी के राज्य भी बोल रहे हैं पैसा दो, पैसा दो, बट पैसा नहीं। आप क्या ना तो व्यक्तियों को, ना मध्यम आय वर्गीयों को, ना पेंशनर्स को, ना किसान को, किसी के हाथ में भी पैसा नहीं देना चाहते। पैसा लिक्विडिटी किसकी बढ़ाते हैं? बैंकों की। अब बताइए रोहित जी,
बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस समय बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है कि किसान की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, कि जो कामगार लोगों के हाथों में लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, कि जनधन खातों की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। जनधन खाते में 500 रुपए डाले, 42 दिन हो गए, एक दिन का 10 रुपए के आसपास बैठता है, 11-12 रुपए के आसपास। क्या 12 रुपए में प्रतिदिन एक जनधन खाते से कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? बार बार कह रहे हैं ट्रांसफर करो, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करो, इकोनॉमी का पहिया जो रुक गया है उसको एक धक्का दो। और सरकार क्या करती है? चटनी चूरण। चटनी चूरण मतलब जहां प्रॉब्लम आई 500 करोड़ इसको दे दो, 200 करोड़ इसको दे दो। अरे चटनी चूरण की से पेट नहीं भरेगा, पूरी थाली सजाओ, उस थाली में एक कटोरी हो एमएसएमई की, एक कटोरी हो उसके अंदर मध्यम आय वर्गीय लोगों की, एक बड़ा कटोरा हो किसान का, और जो बाकी जहां चावल और रोटी रखने की जगह हो वहां पे राज्यों को पैसा दो। और वो थाली लेके 10-12 लाख करोड़ की थाली लेके आप एक पैकेज घोषित करो। मैं आपको फिर कहता हूं, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, हमारे लोगों में इतना सामर्थ्य है कि आप अगर 10-12 लाख करोड़ में की पूरी थाली लेके आओगे तो हम इकोनॉमी के चक्के को बैठने नहीं देंगे, वापिस उसको रोटेट कर देंगे। ओके, लेकिन अजय आलोक, पैकेज तो फिर बिहार को भी चाहिए होगा, अकेले अशोक गहलोत या अमरिंदर सिंह की सरकार को तो चाहिए नहीं होगा, या भूपेश बघेल की सरकार को तो चाहिए नहीं होगा। ऐसा क्यों दिखने लगा अचानक आज कि जो बातें हो रही थी कि हम एक टीम है, हम एक साथ हैं, अब वो नरेंद्र मोदी की टीम और सोनिया गांधी की टीम आमने सामने आ गई? देखिए, गौरव वल्लभ जिस तरह से कह रहे थे उस तरह से तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम राजा कुबेर कर देना चाहिए कि जब मन करेगा 15-20 लाख करोड़ निकाल देंगे मोदी जी। एक व्यवहारिकता कोई चीज़ होती है। सरकार में हम भी हैं, ठीक है, हम अलायंस में हैं, पैसे हमें भी चाहिए। हम तो राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा गरीब राज्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार ने अपने 21 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये अपने हिसाब से भेजी। बिहार पहला राज्य है जहां पे ट्रेन से आए हुए श्रमिकों का सारा किराया हम दे रहे हैं, प्लस जितने श्रमिक हैं उन सबको 500-500 रुपये भी हम दे रहे हैं। एडवांस पेंशनरों को भी 3 महीने की तनख्वाह हमने दे दी। उसके अलावा 3-3 महीने का राशन भी हमने पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अलावा हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हमने क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया। जितने काम एक राज्य सरकार को करना चाहिए कर रहे हैं। हम क्रिब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो हमें विदेश से चीन या इटली या अमेरिका आके मदद नहीं करेगा, हमें मदद यही केंद्र करेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। एक जब आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा तो सब राज्यों को उनका शेयर मिलेगा। गौरव वल्लभ जी की ये बात बिल्कुल सही है कि फरवरी मार्च का जो जीएसटी है वो राज्यों को अविलंब रिलीज कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूँ, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन सीधे सीधी एक सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद लगातार इस तरह से थाली सजा के उसमें एमएसएमई रख के, उसमें ये रख के, उसमें राज्य रख के, इस तरह से आप कर रहे थे। आपका क्या कहने का मतलब है कि पिछले 40 दिनों से केंद्र ने कोई मदद ही नहीं की, केंद्र अपना कोई काम नहीं कर रहा। अगर राज्यों का राजस्व जा रहा है तो केंद्र सरकार को भी तो राजस्व नहीं मिल रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी राजनीति छोड़ के थोड़ा धैर्य के साथ हमने 43 दिन निकाल लिए हैं। 17 मार्च के बाद हो सकता है लॉकडाउन और बढ़े 2 सप्ताह, तब क्या करेंगे? उसका आकलन तो लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले ही किया जाएगा कि आज की स्थिति क्या है, क्योंकि जितने माइग्रेंट लेबर्स हम भेज रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर इन माइग्रेंट लेबर्स में संक्रमण निकला और मरीजों की संख्या बढ़ी तो रोहित जी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन खत्म होगा? लेकिन मसला ये है ना, तो क्या सिचुएशन आने वाला है 14 तारीख के बाद, उसके जब तक असेसमेंट सेट। आप गठबंधन में, इसलिए आप ही से पूछ लेता हूं, कोहली जी से पूछना था लेकिन आपसे पूछ लेता हूं। एक तरफ सरकार कहती है मजदूरों को घर भेज देते हैं, ट्रेन खोल देती है, दूसरी तरफ आप लोगों से कहती है कि ठीक है फैक्ट्री खोल दो। उस फैक्ट्री को खोल के क्या करेंगे जिसमें काम करने के लिए मजदूर बचा नहीं है, जिसको आपने घर भेज दिया उसके, और उसके किराए को लेकर झगड़ा अलग है, जिसमें कांग्रेस आके अपना झंडा बुलंद करती है, तब कांग्रेस सरकार को अपना डिफेंस लेके कूदना पड़ता है। आपको याद होगा रोहित जी आपको याद होगा आज से 12-14 दिन पहले जब ये मजदूरों को घर भेजने की बात हो रही थी तो शिवसेना के सांसद महोदय मेरे साथ बैठे हुए थे आप ही के डिबेट पे, और उन्होंने ये बात उठाई थी कि हम नहीं चाहते हैं कि मजदूर अभी वापस जाएं, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री जब खोलेंगे तो इसी मजदूरों के सहारे फैक्ट्री खोलेंगे, और एक बार ये मजदूर चले गए तो फैक्ट्री कैसे खुलेगी? उस वक्त तो समझ नहीं आया। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी बोलने लगी कि हम फ्री ट्रेन देंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रमिकों का पैसा दे दे। आज अब फैक्ट्री खोलने की भी चिंता हो रही है। दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी।
महाराष्ट्र सामना में कोई लेख लिखता है कि प्रवासी मजदूर रहते हैं उनके यहाँ, नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ, यूपी और बिहार सरकार के बारे में लिख दिया कि हम लोग वोट बैंक समझते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, ये देखने की जरूरत है आज। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि फिर से इसमें घटिया राजनीति उतर रही है। लोग भूल गए कोरोना। अभी सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की ये हो रही है कि कोरोना पे जो भारत विजय पा रहा है, जिस लड़ाई को हम जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारे मित्र इजराइल और अन्य मित्रों ने भी इसमें काफी हद तक सफलता पाई है। आने वाले अगर 1 दिनों में परिणाम पूर्ण रूप से अगर भारत के पक्ष में गया तो क्या होगा, ये सोच के लोगों की नींदें हराम हो जा रही है। समस्या अजय ये जी, कोरोना से अभी लड़ने तो की इच्छा है। लॉकडाउन का तीसरा आज भी चरण फिर कह रहा शुरू हूं, हुआ है राजनीति सर, भूल खत्म जाइए नहीं जब तक हुआ। कोरोना को हराते नहीं। मैं और आप इस समय जब बात कर रहे हैं, आंकड़ा 50,000 को छूने वाला है। 8 दिन तो पहले आईसीएमआर कह रहा था कि 16 मई से आपको दिखना बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। आप देखिएगा कैसे कर्व फ्लैट होने जा रहा है, और आज की स्थिति कुछ और ही तस्वीर की तरफ बयां कर रहे हैं। तो हम क्रेडिट लेने की बात तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल तो जान बचाने की लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। और ऐसे में तौसीफ खान, ये बड़ा आरोप है, क्या केंद्र सरकार ने 40-42 दिन में कोई मदद नहीं की राज्यों की? कोई सपोर्ट नहीं हुआ राज्यों को? कुछ नहीं मिला किसी राज्य को? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार से जो हो पा रहा है वो कर रही है। पहले थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, कैंडल जलवा दिया, और अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज का बात कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था कि ये ग्राफ जो है फ्लैट हो जाएगा, एक अकेले कल में 3,875 केसेस सामने आए, जो अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब ये कि फ्लैट होने वाला तो है नहीं, ये और बढ़ने वाला केसेस है। इसके लिए हमारे पास में क्या, इससे डील करने के लिए देखिए दो तरह के चीजें की जरूरत है। पहला कि क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने क्या इतने सारे हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, किट्स बनाए हुए हैं कि हम इससे लड़ लेंगे? वो तो हम सबको मालूम है कि ना हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स हैं, और किट की कंप्लेन हमेशा आती रही है। अब दूसरी बात होती है कि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या फॉल आउट है, वो भी लोगों के सामने है। और कल ही अभिजीत बैनर्जी, जो कि बंगाल से आते हैं और जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनसे चर्चा हो रही थी राहुल गांधी जी की। उन्होंने भी यही बात बताया कि हम कैसे इससे इकोनॉमिक फॉल आउट का जहां तक बात है, अभिजीत बैनर्जी को नोबेल इसलिए मिला है क्या कि वो बंगाल से आते हैं? उन्होंने, या इसलिए मिला कि कोई पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने? नहीं, अगर वो बंगाल से आते हैं तो हम गर्व करते हैं, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं कि वो बंगाल से आते हैं, हमें गर्व फील होता है। अब आप सर, सुनिए कि उनको उन्होंने क्या जब बात कहा। नोबेल दिया गया होगा ना, तो ये कह के दिया होगा कि हिंदुस्तान के अभिजीत बैनर्जी को दे रहे हैं, ये कह के नहीं दिया गया होगा कि बंगाल के अभिजीत बैनर्जी को दे रहे हैं। थोड़ा सा कम से कम जो इस तरह की शख्सियतें होती हैं उनके बारे में तो दिल खोल के सोचना और बोलना सीखिए। बिल्कुल दिल खोल के सोचना और बोलना चाहिए भाजपा वालों को। उन्होंने क्या बोला उन्होंने कल ये बात बोला है कि यूएस देखिए कैसे डील कर रहा है। उन्होंने लोगों को कैश देना स्टार्ट कर दिया है, और अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा है कि सरकार को यह चाहिए कि बॉटम 60% पॉपुलेशन के हाथ में कैश दे। जब उनके हाथ में कैश आएगा तभी वो जो है खर्च करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाने का पैसा है, फिर भी आप उसको कैश दीजिए। आपने दो एस्पेक्ट्स पे सवाल उठाया, एक इकोनॉमिक और एक कर्व। दोनों बातें जो आपने कही हैं, पहले आपने कर्व की बात कही, आपने कहा 1 दिन में 3,500 मामले बढ़ गए। सर, आपको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप जिस राज्य की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं उस पर तो सबसे बड़ा आरोप है कि उसने आंकड़े छुपा के रखे, उसने बताया तक नहीं, केंद्र की टीम को आने नहीं दिया। रोज चिट्ठीबाजी चल रही है आपकी सरकार के साथ। एक दिन में 3,875 केस में जो टॉप 3 स्टेट्स है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है और दिल्ली है। बंगाल में तो बहुत पीछे है। ये तो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मसला हमें तभी हल होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बना लेते, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट भेज देते। और अब इकोनॉमिक्स, सर आपको तो टेस्टिंग किट भेजी तो आपने रंग देख के मना कर दिया था कि ये पीला रंग है, ये तो राजनीतिक रंग है, इस हिसाब का रंग नहीं लेंगे हम। यहां तक की राजनीति हुई इस देश में। आपको लगता है ये जायज चीजें हैं? ऐसी स्थिति में जब दुनिया महामारी से लड़ रही हो, हम इस बात पे लड़ेंगे कि किस रंग की किट भेज दी? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं कि रंग देख करके। सर, अखबारों में छपा है, मैं कहीं अपने घर से लाके नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं तौसीफ साहब, और पहले भी चर्चा हुई है इस पे। आईसीएमआर ने एडमिट किया 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट बंगाल से वापस बुलाई गई, क्योंकि वो टेस्टिंग किट पीले रंग की वजह से बुलाई गई या फॉल्टी होने की वजह से वापस बुलाई गई? आईसीएमआर का स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, उन्होंने माना है कि टेस्टिंग किट फॉल्टी, और सिर्फ बंगाल नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, कि आपके यहाँ लड़ाई किस किस बात पे होती है? आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि आंकड़ा सच नहीं बताते, आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि किट का रंग अच्छा नहीं लग रहा है, आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि राज्यपाल को आप ये कहते हैं कि साहब ये तो सरकार के बेस पे काम कर रहा है।
हमारे लिए होनी यहाँ चाहिए थी लड़ाई इस बात के पे लिए कि हमने होती है। कितने अस्पताल खड़े कर दिए, कितने बेड लगा दिए, कितने वेंटिलेटर खड़े कर दिए, जिसका आप खुद दूसरों को कह रहे हैं कि ऐसा कर लो। वही तो बातें हो रही है कि आप जो है बैंडेड ऑफर कर रहे हैं ऐसे हालात में जब पूरा सर्जरी का जरूरत है। अगर बीजेपी सरकार ये बात नहीं समझेगी तो उसे अपोजिशन ही तो समझाएगी। ठीक। ममता बनर्जी ठीक है तो समझाएगी, सोनिया गांधी ही तो खड़ी होकर के समझाएगी कि आपको पूरा सर्जरी करना है, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। आपने 68,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया। 20,000 करोड़ रुपया नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मुझे चाहिए, ये आप पास कर सकते, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा देने का बात आता है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, डीजल का दाम बढ़ाओ। अरे लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? आपको तो सही से काम करना होगा ना। टीम अप कीजिए, काम कीजिए। नलिन कोहली जवाब दीजिए, फिर आलोक मेहता आपके पास आ रहा हूं। बोलिए नलिन कोहली, जवाब दीजिए उनकी बात का। मैंने बड़े ध्यान से सुना, हाँ बिल्कुल, और मैं पहले तौसीफ जी का धन्यवाद करूंगा जो अंतिम 2 वाक्य उन्होंने कहे, ये बंगाल पे पूर्ण रूप से लागू होता है कि आप प्लीज काम करिए, ये सब बंद करिए। और खबरदार, आपने अगर देश को भ्रमित करने का काम किया कि ये कहकर कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज देश में 4 लाख से अधिक बेड्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स डेडिकेटेड टू कोविड-19। 2 लाख से अधिक पीपीई किट्स रोज देश में आज बन रहे हैं, जो पहले इंपोर्ट हो रहे थे। 2.5 लाख हमारे N95 मास्क हो रहे हैं, बंगाल तक को भी दिए जा रहे हैं। और ये जो आंकड़ों का खेल जो आप कर रहे हैं वहां, कब तक बंद करेंगे इसको? तो सोशल डिस्टेंसिंग कब आप लागू करेंगे? कब अपने पुलिस को वहां पर काम पे लगाएंगे? ये नहीं कि वो पिटे, मैंने टोका नहीं, मैंने जी टोका नहीं, ऐसे नहीं होता डिबेट ना। आपने पूरी बात कही, मैं उससे बिल्कुल मेल नहीं रखता, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार रखता हूं। और आगे आप बढ़िए, जो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी खड़ी होंगी, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, पर काम तो करना चाहिए। आप हर चीज पे दोष निकालने में लगे, आप जरूर करिए। अपने राज्यों को ऐसा सुनहरे रूप से चलाइए ताकि बाकी राज्य खड़े तो हो सके। आज देश में यह हालत हो गई कि बंगाल को लेके देश में चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कल कार्गो को लेके आपके यहां चिट्ठी गई है एक और, कि बॉर्डर पे कार्गो मूवमेंट किस तरह से हो रहा है इन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। तो आप तो सारे नियमों को कूड़े में फेंक देते हैं और देश को आप ज्ञान देना चाहते हैं कि देश ऐसे चलना चाहिए। आप बंगाल चला लीजिए, इतनी ही मेहरबानी जो होगी देश के लिए, उससे बढ़िया मेहरबानी कर भी नहीं पाएंगे आप। गौरव वल्लभ, देखिए आप एक बार गौरव वल्लभ बोल रहे, तौसीफ बहुत देर से हम आपसे बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ में बात रखिए, फिर आलोक मेहता और अजय आलोक। गौरव वल्लभ बोलिए। जी मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अजय आलोक ने एक बड़ा सीधा सवाल पूछा था आपसे, अजय जी ने बात कही, अगर आप उसको एड्रेस कर दें तो। उन्होंने कहा कि मोदी के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, कि आपने बोला और खोल दे। अजय जी, इस आपदा के समय प्रधानमंत्री जी को कुबेर के खजाने की तरह चीजें देनी चाहिए, कुबेर का खजाना ही देना चाहिए। लोगों के हाथ में कैश दीजिए सर। जनधन खातों में 40 करोड़ जो जनधन खाते हैं, वहां 7,500 रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर कीजिए सर। मनरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको 3 महीने का अग्रिम वेजेस दीजिए सर। जो कामगार लोग आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ का फंड का निर्माण कीजिए सर। एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ की वेतन सहायता कीजिए सर। जो छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं, उनके लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आइए सर। धैर्य आप और मैं तो रख लेंगे भाई साहब, क्योंकि आप और मैं तो पक्की मकानों में रह रहे हैं, पर देश में 40 करोड़ लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। 42 दिन से उनकी कमाई का 1 रुपया नहीं आया है। वो धैर्य नहीं रख सकते सर। आप और मैं तो टीवी में बोल के निकल लेंगे, धैर्य रखो, धैर्य रखो। अरे इमीडिएटली पूरा विश्व जब 10 से 17% जीडीपी का स्पेंड कर रहा है, पैकेज दे रहा है, हमारा देश ने सिर्फ 0.85% क्यों दिया सर? इसके बारे में बताइए। धैर्य रखना मैं तो रख लूंगा सर। आप मुझे डरा धमका के जोर से बोल के चुप करा देंगे, मैं चुप भी हो जाऊंगा सर। पर उस मजदूर का क्या करूं जो रोज सुबह निकलता है, शाम तक मेहनत करता है और फिर रोटी खाता है? उसके बैंक खाते में 7,500 रुपए डालिए सर। अगर ये इकोनॉमी को यहाँ रोटेट नहीं किया तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। आपने मध्यम आय वर्गीय लोग जिनकी नौकरी गई है, उनको नौकरी के लिए पैसा नहीं दिया, तो वो लोग कैसे अगला महीना निकालेंगे? मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के 90% एमएसएमईज ने मार्च 2020 का भी अपना वेतन अपने कर्मचारियों को नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं उनके पास पैसा सवाल है गौरव सर, मेरा उनके पास पैसा ही नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है गौरव सर,
अब मैं अजय आलोक जी से आपकी बात का जवाब दूं, वो रिटेलिएट करना चाह रहे हैं, रिटेलिएट कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, इंटरवीन करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अपनी सरकारों वाले राज्यों में लोगों को क्या क्या दे दिया है जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दें? मैं एक एक का जवाब देता हूं सर। राजस्थान में प्रति व्यक्ति को 10 किलो धान, 10 किलो अनाज की राजस्थान सरकार दे रही है। 1 किलो दाल, आधा किलो शक्कर राजस्थान सरकार दे रही है। मैं एक एक का आंकड़ा आपको दे सकता हूं। राजस्थान में हर जो कामगार है उसके खाते में 1500 रुपए राजस्थान सरकार लगा रही है। राज्यों के पास रेवेन्यूज के जितने सोर्स है वो कर रहे हैं। मैं राज्यों को मैं ये ब्लेम नहीं करना चाह रहा कि इस राज्य ने कम, मैं तो कह रहा हूं सारे राज्य कर रहे हैं। मैं तो गुजरात का भी बोल रहा हूं, वो भी कर रहे हैं, पर आप उनको ताकत तो दो, उनको पैसा तो दो। अहमदाबाद की सरकार को भी उतना ही पैसा चाहिए केंद्र से जितना जयपुर में बैठी सरकार को, रांची में बैठी सरकार को और पटना में बैठी सरकार को चाहिए। ओके, अजय आलोक बोलिए। आलोक मेहता जी माफी चाहते हुए अजय आलोक जवाब दे दें, फिर आप ही पास आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक। मैं गौरव जी को बस ये पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मा भगवान आके कान में बोल के गए थे आप लोग को कि प्रधानमंत्री मोदी ये सब काम नहीं करने जा रहे हैं। क्यों हम लोग निराशावादी अभी से हो रहे हैं? सरकार 1,70,000 करोड़ का पैकेज दे चुकी, उसके बाद 1 लाख करोड़ का आरबीआई ने पैकेज लाया। अभी एक नया इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात हो रही है। हम तब ये सवाल उठाएं अगर हमें स्टिमुलस नहीं मिले। अभी तक हमारी इकोनॉमी खुली नहीं है पूरी तरह से। बड़े उम्मीद से मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार निश्चित तौर पे इस महामारी में जब सारे दुनिया के लोग अपना 7 से 8%, कोई 17%, कोई 18% अपनी जीडीपी का खर्च कर रहा है, तो क्या कारण है कि हम लोग नहीं करेंगे? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि केंद्र नहीं करेगी? निराशावादी अभी से बनने की क्या जरूरत है? अजय जी, तो ये लड़ाई वो यही तो पूछ रहे हैं कि 17 मई के बाद का प्लान बता दीजिए कम से कम। उनको दीजिए मत के साथ करेंगे तभी आप उनको दीजिए मत। केंद्र से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना देश के राज्य कि केंद्र प्लान चार्ट आउट करके सामने रख देगा कि इतनी तारीख को ये कर देंगे, इतनी तारीख को ये, इतनी तारीख को ये। मैं केंद्र नहीं, मैं ये कोई नहीं कह सकता कि 17 मई के बाद क्या होगा। ये तो आकलन 13-14 मई को ही होगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन हटेगा या लॉकडाउन में और रिलैक्सेशन होगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई आज भविष्यवर्ता नहीं है कि ये तय कर दे क्या होगा। लेकिन हाँ, अनुभव के आधार पे सारे राजनीतिक यहाँ पे ये मानते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट ये जरूर मानते हैं, पूरे देश में किसी से पूछ लीजिए तो सब ये कहते हैं कि केंद्र को इकोनॉमिक पैकेज तो देना ही है, उसके बिना देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। ये तो मस्ट है, ये होना ही है। कैसे नहीं करेंगे? आपका एमएसएमई है, आपके छोटे उद्योग हैं, आपके रिटेल कारोबार है, आपकी एविएशन इंडस्ट्री है। पैकेज दिए बिना स्टिमुलस मिलेगा कहां से? रोहित जी, मैं छोटी सी बात अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा रुक जाएं। आलोक मेहता जी से हमने अब तक एक भी सवाल नहीं लिया। कम से कम आप चारों जो अपनी बातें रख रहे हैं, आलोक मेहता आप सबकी बातें सुन रहे हैं। आलोक जी, नहीं आलोक जी, सरकार कह रही है कि साहब हम तो एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि साहब आप कदम क्या उठा रहे हैं? आपने तो पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ाने का फैसला ले लिया। ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल है और आपका टैक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ऐसे में आम आदमी के जहन में जो बात आ रही है वो ये आ रही है सर, एक दूसरे से लोग सुना भी रहे हैं, आपने भी सुन लिया होगा शायद। एक आदमी दूसरे से पूछता है कि भाई ये सरकार इतने सारे कदम उठाती है, इन कदमों को रखती कहां है? तो दूसरा आदमी जवाब देता है कि साहब गरीब और मिडिल क्लास की छाती पर रखती है। क्या ये फीलिंग आ रही है देश में वाकई? देखिए रोहित जी, मैंने हम और आप तो राजनीतिक नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज गौरव वल्लभ जी अपने साथ हैं जो आर्थिक मामलों में हमसे ज्यादा जानकार है। बल्कि मैं तो उसको क्षमा करेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे ज्यादा समझ जो जमीनी काम जानते हैं गौरव वल्लभ जी जैसे और भी 50 ऐसे लोग हो सकते हैं। इसलिए कुछ हद तक जैसे उन्होंने कहा जीएसटी का पैसा दीजिए, मैं सहमत हूँ। लेकिन पेट्रोल की बात आपने कल भी ध्यान दिया हो, केजरीवाल साहब ने भी कहा कि भाई यहाँ पर बढ़ा दिया, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, शराब पर बढ़ा दिया, तो राज्य सरकारें भी अपना उसका पैसा उनको जाता है। जब ये दुकानें खोली गई, लघु उद्योगों से भी जो पैसा आता है या उनको पैसा देना चाहिए, जो गौरव जी ने बताया बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। देखिए, एक तो जो राज्यों का हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। सबसे खुशी की बात यह है, गौरव जी उसको मानेंगे या मतलब और भी अपने साथी जो बैठे हैं, कि देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक मैंने भी कई सालों से कवर किया है, लेकिन इतनी सहजता के साथ पूरे संवाद, जबकि वीडियो वाला है, कोई ऐसा नहीं वहां झगड़े का कोई नौबत नहीं आती,
ममता जी को छोड़ दें, माफ करें क्योंकि वो उनको समय नहीं होता, वहां व्यस्त रहती है, लेकिन उस समय सबको जो कहा गया या उनसे विचार विमर्श हुआ, केंद्र से विचार विमर्श हुआ, तो गहलोत जी ने भी कितना अच्छा कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कितनी जल्दी तेजी से लागू किया कुछ चीजों को। अब मेरा एक दूसरा निवेदन था, गौरव जी शायद उससे सहमत हो, वो भी ज्यादा जानते होंगे केंद्र के पास पैसा कितना है, उसमें से किस तरह से जल्दी दिया जाएगा। क्या जो अभी कोहली जी ने कहा था, मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने पहला इन सबको खाते में पहुंचा दिया, उस रकम से एक जिसके पास खाने के लिए अनाज राजस्थान में दिया गया या पंजाब में दिया गया, उसी तरह से उसके लिए 500,000 रुपया भी बहुत, देखिए 7,000 रुपया यदि किसी को मिलेगा तो निश्चित रूप से 7,000 भी कम है। आप जाए हरियाणा में जाएंगे रोहित जी, मैं भी गया हूं, तो वहां कहते हैं अरे 12,000 में हमारा तो नहीं चलेगा, ये भी सही है। आप एसएमईस को भी जब देंगे उसको 5 करोड़ भी दे देंगे, वो कहेगा अरे मेरा तो पुराना हिसाब अभी कर्जा देना है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य इसलिए जरूरत है। और पैकेज, मुझे आश्चर्य यही बात है, मनमोहन सिंह जी मीटिंग में बैठे हैं और उसके बाद भी कह रहे बता दीजिए इसके बाद क्या होगा। भाई ट्रंप की तरह ये तो नहीं कह सकते कोई गहलोत जी या ममता जी की देखिए हमारे यहाँ मरेंगे, इससे ज्यादा 5 लाख लोग मरने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, इसके बाद हम देखेंगे। ट्रंप साहब तो कह देते हैं। अब हमारे यहाँ तो कोई नेता ऐसा नहीं कहेगा ना कि हम कोशिश करें। और नंबर की बात है, रोहित जी मुझे थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा नंबर यदि बढ़ रहा है, यदि टेस्ट होकर के, तो वो मरने वालों की संख्या नहीं है, मरने वालों की संख्या सीमित है। धैर्य हमें सबको, उन सरकारों को भी लाभ होगा जो आप हम चर्चा कर रहे हैं। यदि टेस्ट में पता चल गया, उनको यदि हो गया, अलग रख दिया गया 15 दिन के लिए, क्वारंटाइन कर दिया गया, तो उससे बाद उनकी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब है बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत अव्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज में भी, मध्य प्रदेश तक में मैं जानता हूँ, दूसरे प्रदेशों में भी। बंगाल का एक लाइन कहूंगा रोहित जी, बहुत आपका आश्चर्य होगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। एम्बुलेंस का जो इंचार्ज है वो कहता है कि हमें इंस्ट्रक्शन है कि नंबर न बताएं, न मरने वाले का, न अस्पताल ले जाने वाले का। एम्बुलेंस का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम, जिस तरह के जो लोग काम करते हैं, उस तरह से MBA किए हुए युवा का ये बताना हुआ है। उसके पीछे कोई राजनीति नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, ना ममता से, उसे बाहर से जाकर के वहां काम कर रहा है। यही सवाल ऐसा मानना है कि भ्रम मत पैदा करिए। यही सवाल तो आलोक जी हम उठा रहे हैं, उसकी जानकारी अगर राज्यों की सरकारें से सहायता लीजिए, और शराब के पैसा कमाने के लिए तो सबसे रख दिया। दूसरा एक लाइन और कहूंगा, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं, देखिए मेरा ये कहना है, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में वो खुद भी सेठों से वसूल कर सकते हैं, बड़े बड़े, पंजाब सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, उनसे कह सकते हैं कि भाई अभी आप हमको और दे दीजिए 1,000 करोड़। हमारे यहाँ तो कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के और महाराष्ट्र में तो जिनके 500 करोड़ से कम आमदनी नहीं है, तो उनके पास पूरी पूंजी है, उनमें से भी सबसे कह दीजिए भैया दे दो अपने राज्य में, अभी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए देना है। ऐसा जो लोगों के लिए सहयोग की जरूरत है, गांधी का नाम लेते हैं, लोहिया का नाम लेते हैं, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं, उन बड़े जो ऐसे राज्य हैं जो सक्षम हैं, वो अपने यहाँ से भी वसूली करें। ठीक है, देखिए शराब पर यदि 70 नहीं है, 140% लगा दें, आप 15 दिन न करें। ठीक है, राज्य कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, इसलिए खोल दीजिए सर। लेकिन और हमारा नेताओं के, सर, हमारी आपत्ति इस बात से नहीं थी कि सरकारें शराब बेच रही हैं। सर, आपत्ति इस बात से थी कि शराब खोलते ही जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उससे बचा नहीं जा सकता था क्या? उसके लिए कोई व्यवस्था बनाकर काम नहीं किया जा सकता था क्या? लेकिन अब चीजें उससे 2 कदम आगे आ गई हैं, जहां सवाल इस बात को लेकर खड़ा होने लग गया नलिन कोहली कि भाई अब तक तो टीम गेम चल रहा था, अब तक तो सब साथी हाथ बढ़ाना की बात कर रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ और तलवारें खींचने जैसी नौबत आ गई कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, हमको जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये नौबत क्यों आ गई और क्या ये अच्छी चीज है ऐसी स्थिति में? ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, ये अच्छी कहां से है? आप मुझे बता दीजिए, आप ऐसा करिए रोहित जी, पिछले 1 साल के ट्वीट निकाल दीजिए, पिछले 40 दिन के ट्वीट निकाल दीजिए राहुल गांधी जी के, और उसमें सकारात्मक कितने ट्वीट है वो बता दीजिए। अब उनको अपनी राजनीति करनी और राजनीतिक क्षेत्र में वो उनका अधिकार है, हम थोड़ी ना कह सकते कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे, उनका अधिकार है, राजनीतिक पार्टी कर सकते हैं। लेकिन हर बार जो ऐसा होता है ना, उंगली आप एक दिखाते तो 4 आपकी तरफ भी तो आ जाती है ना, तो वो हर बार 4 है। गौरव वल्लभ जी जो अपनी बात कह रहे थे, सहज रूप से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जितनी बातें की, इन्हीं डिबेट्स में मैं भी बैठा हूं जहां पर कांग्रेस ने इतनी गालियां की थी, जनधन योजना पे मजाक बनाया था जनधन योजना का, आज वो कह रहे हैं 5 साल में काम हुआ है, लेकिन क्या पूरे 50 साल की चीजें जाएंगी? क्या नहीं गई है। वो कह रहे 40 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में, बिल्कुल गरीब हैं, उनकी चिंता तो करनी पड़ेगी।
लेकिन ये बात भी तो प्रश्न उठेगा कि 40 करोड़ जो गरीब बन गए चाहे 50-70 साल में, वो 5 साल में कैसे गए? उनके लिए कितना काम हुआ? क्या पहले 40 साल से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? ये अपनी डिबेट्स हैं जो हम करते ही आए हैं, लेकिन कोहली साहब, वो आज की डिबेट्स बात को तो आप भी जानेंगे, क्योंकि वो एक अलग करेंगे ना। आज महामारी के इस दौर में हमें लड़ना है संक्रमण से। महामारी के दौर में अगर आप लोगों को जाके ये बताएंगे कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, तो आदमी का रिएक्शन क्या होगा? आप जानते हैं ना सर इस बात को? नहीं, तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं जानने की भी नहीं, मैं कह रहा हूं ये आज उसका समय भी नहीं है, पर मैं इस बात को पर फोकस वापस ला रहा हूं कि आज है महामारी की। ये महामारी जो है ये किसी की पैदा की हुई स्थिति नहीं है। आज कुछ भी हो, अभी अजय अपने आलोक मेहता जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताया, इन बातों को हम देखते जाए। आज देश में 19,000 वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की बात हो रही थी, 60,000 वेंटिलेटर और ऑर्डर हो गए। कितने लोग वेंटिलेटर पे? कल 88 लोग थे, 100 से कम, 0.33, मतलब 1% से कम, मतलब 1000 में एक आदमी, माफ करिए 300 में एक आदमी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो कुछ चीजें ठीक भी तो हो रही होंगी। तो जो कर्व की बात होती है वो एब्सोल्यूट नंबर्स की नहीं है, जो बात किया होने से कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं उसमें और भी आगे मोर्टेलिटी रेट क्या है, वापस उस सवाल पे लेके आ रहा हूं जहां से मैं शुरू हुआ था। इकोनॉमी पे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन आते ही कहा जी कि किसी की नौकरी ना जाए। आज 40 दिन बाद आप ये दावे के साथ कह सकते हैं किसी की नौकरी नहीं गई? आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सब नौकरी में, जिन्होंने छुट्टी पे बैठा रखा है घर पे लोगों को, वो उनको सैलरी दे रहे हैं? बड़े से बड़े सेक्टर या छोटे से छोटे सेक्टर, दोनों को आप साथ में ले लीजिए चाहे, तो उस पर कहीं ना कहीं तो सरकार को हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना। और उसके लिए कितना इंतजार करेगी सरकार? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, देखिए बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए ना रोहित जी, बिल्कुल विनम्रता से मैं इस बात का फिर रखना चाहता हूं, लॉकडाउन जब चल रही थी तो लोग कहे कि खोलो खोलो खोलो, आज उस पर एक काउंटर व्यू भी तो आ रहा है ना। मैंने कहा तेलंगाना ने 29 तक कर दिया लॉकडाउन। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आप बता रहे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, तो उसका मेरा सीधा जवाब है, और कोई भी व्यक्ति, जो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी को आपको एक ग्रेडेड मैनर में स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कल सारी एक्टिविटी खोलने की बात करेंगे तो लॉकडाउन क्यों चाहिए था? वो एक एक्सट्रीम है लॉकडाउन, सब कुछ खोल देना दूसरा एक्सट्रीम है। कहीं तो मध्यम मार्ग से आपको धीरे धीरे उस स्थिति पे आना पड़ेगा, ताकि नॉर्मलसी की तरफ हम अगले चंद महीनों में या हफ्तों में जो भी वो समय है उसमें पहुंचे। समय इजाजत नहीं दे रहा। गौरव वल्लभ 20 सेकंड का कमेंट अगर कर पाए, केवल 20 सेकंड। जी 20 सेकंड मैं नलिन जी की बात पे ही बोलूंगा। नलिन जी, 2 करोड़ 22 लाख लोग एडिशनल भुखमरी में जा चुके हैं पिछले 3 सप्ताह में। तो उनके बारे में कुछ बोलिए। 14 करोड़ लोगों ने पिछले 5 सप्ताह में अपनी नौकरी खो दी सर, उनके बारे में कुछ बोलिए। अब आप बार बार 50 साल और इनसे अब ऊब गई है जनता। और डॉक्टर अजय आलोक साहब से मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगा। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है, अगर मरीज, एक मिनट नलिन जी, 1 मिनट। डॉक्टर अजय आलोक साहब, आप तो डॉक्टर है, अगर मरीज को आप समय पर एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और समय पर इंजेक्शन नहीं देंगे अजय जी तो उसको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी समय अभी आ चुका है, हम तो धैर्य रखेंगे सर, पर वो 40 करोड़ लोग जो कामगार है उनका धैर्य टूटता जा रहा है। जी मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए समय समाप्त हो गया, माफी चाहता हूं, अजय आलोक से वापस कमेंट ले नहीं पाऊंगा। आपने हालांकि छेड़ तो दिया उनकी बात, उनको कि वो जवाब दें, और वो देंगे भी, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि अब समय इस बात को लेकर चिंता करने का जरूर है कि 17 मई के बाद आगे चीजें किस दिशा में जाएंगी। सरकार ये कह रही है कि धीरे धीरे करके चीजों को खोलने की दिशा में प्लान है, इसीलिए लॉकडाउन 3 में उन रियायतों में आपको उसकी झलक दिखेगी कि आगे चीजें किस दिशा में जाएंगी।